21 महादोष, 21 महादोषों के अंतर्गत लता, पात, क्रांति, साम्य आदि दोष आते हैं। तो इस दोष में सबसे पहला दोष लत्ता दोष है। इस दोष का जो नामकरण हुआ है वो कहीं ना कहीं लात शब्द से हुआ है, किक मारने से हुआ है। कभी कभी गिरह आगे की ओर किक मारते हैं, कभी कभी पीछे की ओर मारते हैं। तो कौन से आगे मारते हैं, कौन से पीछे मारते हैं, इस बारे में भी पुरोलत्ता और पृष्ठ लत्ता, यानी पुरो माने आगे की ओर लत्ता होती है और पृष्ठ लत्ता माने पीछे की ओर लत्ता होती है। सूर्य आदि ग्रह अपने गोचरस्थ नक्षत्र से नक्षत्र विशेष को लात मारते हैं या कहो कि उनकी लत्ता बनती है। तो कौन से ग्रह किस नक्षत्र पर हो तो कैसे करते हैं, इसके बारे में अभी जानेंगे। और ये पीड़ित नक्षत्रों में विवाह आदि कार्य वर्जित हो जाते हैं। गोचर में भी लत्ता का प्रयोग किया जाता है। जो लत्ता यहाँ पर देखी जा रही है, अगर वो गोचर में भी इस प्रकार की ग्रह की आपस में लत्ता बनती है तो वह भी उसके गोचर की ये भेद होता है और नुकसान कष्ट होता है। तो ये नक्षत्र लत्ता देखिए आपके सामने लिखा है ग्रह सूर्य। तो सूर्य, मंगल, गुरु, शनि, ये 4 ग्रह पूर्व लत्ता वाले हैं। अर्थात जिस नक्षत्र में इनका गोचरीय भ्रमण होता है उससे, जैसे सूर्य जिस नक्षत्र में है उससे 12वें नक्षत्र में वह लत्ता दोष बनता है। 12वां नक्षत्र माने चंद्रमा का नक्षत्र। आज का चंद्रमा का नक्षत्र देखिए कौन सा है और सूर्य का नक्षत्र देखिए कौन सा है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन किसको मतलब लत्ता बन रही है या नहीं बन रही। सूर्य के गोचरीय नक्षत्र से यदि आज का चंद्रमा नक्षत्र 12वां नक्षत्र है तो लत्ता बनेगी। क्योंकि सबसे पहले तो इसको मुहूर्त में देखना है, और मुहूर्त में किस लिए देखते हैं, मुहूर्त में किससे देखेंगे, चंद्रमा के नक्षत्र से, क्योंकि मुहूर्त जो होता है वो नक्षत्र आधारित होता है। आप जैसे देखेंगे आज चंद्रमा किस राशि में है, वृश्चिक राशि में, तो चंद्रमा का नक्षत्र क्या होगा, अनुराधा नक्षत्र होगा आज का। अनुराधा नक्षत्र का चंद्रमा है और सूर्य चल रहे हैं इस समय कुंभ राशि में, तो कुंभ राशि में पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में चल रहे हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र से आज के नक्षत्र तक गिनो, तो पूर्वा भाद्र से पद से यदि आप अनुराधा तक गिनेंगे तो 12 तो होते नहीं है, बहुत ज्यादा होते हैं, इसलिए आज लत्ता नहीं बन रही। लेकिन पूर्वा भाद्रपद से यदि 12 तक जाएंगे तो यहाँ लत्ता बन जाएगी। अभी उसकी टेबल के रूप में मैं आपको आगे समझाऊंगा। ऐसे ही चंद्रमा के लिए अगर लत्ता का विचार करना हो तो चंद्रमा जिस नक्षत्र, ये चंद्रमा का जो यहाँ पर नहीं देखेंगे वो गोचर में काम करेगा। और मंगल जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं, तो आज की डेट में मंगल का जो गोचर है वो कृतिका नक्षत्र में है, और कृतिका से अनुराधा तक देखना पड़ेगा। अगर 3 आ रहे हैं तो लत्ता बनेगी। आज के लिए बोल रहा हूँ मैं, आज चूंकि अनुराधा इसलिए, कल अगर ज्येष्ठा होगा तो कल के लिए आज से गणना करेंगे। बुध की जो है वो पृष्ठ लत्ता होती है, यानी बुध अपने नक्षत्र से पीछे की ओर 22 नक्षत्र पीछे लत्ता बनाते हैं। तो अनुराधा नक्षत्र और बुध का नक्षत्र, तो बुध के नक्षत्र से, बुध किस नक्षत्र में है, श्रवण नक्षत्र में, तो श्रवण नक्षत्र से पीछे की ओर आपको 22 काउंट करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको पृष्ठ लत्ता पता चलेगी। बृहस्पति किसमें है इस समय, बृहस्पति इस समय धनिष्ठा नक्षत्र में चल रहे हैं, मकर राशि में, तो बृहस्पति की लता पूर्व लत्ता होगी आगे की ओर, यानी जिस नक्षत्र में बृहस्पति का गोचर है उससे 6 नक्षत्र आगे बृहस्पति की लत्ता बनेगी। शुक्र की पृष्ठ लत्ता है, तो शुक्र जिस नक्षत्र में है उससे 24 नक्षत्र पीछे की ओर लत्ता बनेगी। और शनि की भी पूर्व लत्ता है, आगे की ओर है, तो शनि जिस नक्षत्र में है उससे 8 नक्षत्र आगे लत्ता बनेगी। राहु पृष्ठ लत्ता में आते हैं, लेकिन
राहु की पृष्ठलता को आपको पूर्वलता की तरह गिनना पड़ेगा। कारण क्या है कि राहु सदैव वक्री होते हैं, उल्टे चलते हैं, इसलिए आपको उसका गोचरीय नक्षत्र के संबंध में आगे की ओर गणना करनी होगी। तो इस तरीके से इसको समझेंगे और इसके लिए कुछ नियम हमको समझने होंगे। तो दूसरा वाला स्लाइड आपको दिख रहा है। एक, चंद्रमा के अतिरिक्त अन्य 7 ग्रहों की गोचरस्थ स्थिति का आशय विवाह मुहूर्त के समय नक्षत्रीय स्थिति से है। अर्थात इसमें मैंने क्या लिखा कि चंद्रमा के अतिरिक्त, यानी चंद्रमा को यहां पर नहीं गिनेंगे, बाकी नक्षत्रों का देखेंगे गोचरीय स्थिति। इसके विपरीत चंद्रमा की गोचरीय स्थिति से तात्पर्य विवाह मुहूर्त से पूर्व की पूर्णिमा से है। अर्थात जब भी विवाह कर रहे हैं उससे पहले पूर्णिमा को जो चंद्रमा था उस नक्षत्र का और आपके मुहूर्त के नक्षत्र का लत्ता का विचार करना है। तो पूर्णिमा के नक्षत्र से चंद्रमा का लत्ता देखेगी। नक्षत्रों की गणना अभिजित रहित की जाएगी, जैसे कि नक्षत्रों में 27 और एक अभिजित 28 होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभिजित की गिनती नहीं करनी है। एक और हमारे पास नियम है, नक्षत्रों की गणना में गोचर रथ यानी गोचर में चल रहे ग्रह की नक्षत्र और लात से पीड़ित नक्षत्र दोनों को शामिल किया जाता है। यानी ग्रह जिस नक्षत्र में चल रहा है वह और जिस पर उसकी लत्ता बन रही है वह, दोनों का जब उसका संख्या आएगी तब हमें पता चलेगा। जिस नक्षत्र चरण में ग्रह स्थित है विवाहोक्त नक्षत्र का वही चरण लत्ता से पीड़ित होगा। अब कहने का तात्पर्य यह है कि पूरा नक्षत्र पीड़ित नहीं होता लत्ता से। अगर जैसे आप देखें कि अगर पूर्वा भाद्रपदा में सूर्य है तो और अब द्वितीय चरण में चल रहा है, तो जिस नक्षत्र में आप कार्य कर रहे हैं वहां पर भी यदि दूसरा चरण होगा 12वें नक्षत्र का तो ही लत्ता बनेगी। अगर वो तीसरा नक्षत्र है, तीसरा चरण है या पहला चरण है तो लत्ता दोष प्रभावहीन हो जाएगा। आइए आगे समझते हैं किन नक्षत्रों से कैसे संबंध बनाएंगे। जैसे रोहिणी नक्षत्र है सूर्य आदि नक्षत्रों के लिए, तो हम देखेंगे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इस तरीके से। सूर्य के लिए रोहिणी से आप गिने रोहिणी, वृषणा, पूर्वाषाढ़ा, इस प्रकार से जो मैंने अभी नक्षत्र बताए थे उनसे आपका इनका संबंध बनाना है। एक सेकंड के लिए कुछ अगर ड्रॉप हो जाए तो आप परेशान मत होइएगा, दोबारा चालू करेंगे इसको। पूर्वलत्ता प्रश्नलत्ता के परिहार के रूप में हम बात करेंगे। पूर्वलत्ता ग्रहों का पूर्वार्ध और प्रश्नलत्ता ग्रहों का उत्तरार्ध, यानी पूर्वलत्ता से पूर्वार्ध पीड़ित होता है और पृष्ठलत्ता से उत्तरार्ध माने ग्रह का पीछे का भाग पीड़ित होता है। विवाह के समय यदि सूर्य चंद्रमा दोनों बली हों तो लत्ता दोष प्रभावहीन हो जाता है और यह सर्वदा पंच महादोषों में ही सम्मिलित नहीं है, अतः लता दोष युक्त विवाह मुहूर्त ग्राही होते हैं। यानी इसको बहुत ज्यादा दोष युक्त नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी यह दोष तो है, लेकिन पंच महादोष होते हैं उनके अंतर्गत नहीं है। इसलिए आपने सुना होगा विवाह में 10 रेखा का मुहूर्त है, तो 10 रेखा में से यदि एक लत्ता दोष आ गया तो 9 रेखा का मुहूर्त बन गया। तो लत्ता दोष के कारण
मुहूर्त में कोई ज्यादा विशेष परिवर्तन नहीं लेंगे और उस मुहूर्त को ग्रहण कर लेंगे। पंच महादोष होंगे, उनके बारे में मैं आगे बताऊंगा। तो वो ऐसे दोष हैं जिनका होना, अगर वो होते हैं तो नहीं करना चाहिए। पात दोष, लता दोष के बाद दूसरे नंबर पे जो दोष आता है वो पात दोष है। तो लता आदि 10 दोषों में पात दोष दूसरे क्रम का दोष है, और इसका अर्थ होता है नीचे गिरना, प्रहार, पतन, पराजय, आघात है। और प्रहार, पतन, पराजय किससे होगी, इस संबंध में भी पात दोष की विभिन्न संज्ञाएं होती हैं। जैसे चंडीस चंडायुध, चंडायुध, हरायुध, शस्त्रपात, भुजंगपात, और इनके वो पावक, पवन, विकार, कलह, मृत्यु, क्षय आदि ऐसे इनके नाम हैं। सबको अलग अलग तरीके से देखा जाएगा। तो जो हमारे 27 योग होते हैं विष्कुंभादि योग, उनमें से 6 योग विवाह नक्षत्र में जो होते हैं वो पात दोष के होते हैं। वो है हर्षण, वैद्रति, साध्य, व्यतिपात, गंड और शूल। अगर ये योग बन रहे हैं, इन योगों में अगर मुहूर्त आ गया है तो यहाँ पात दोष लगेगा। हालांकि पात दोष भी लता दोष की तरह ज्यादा प्रभावी नहीं होगा। आइए देखते हैं। हमारे सामने प्रश्न है कि आपको यदि नवीन गृह प्रवेश करना हो तो उसके लिए आपको क्या उसके विधि है, और किस तरीके से, कौन कौन सी मुहूर्त की विधि क्या है, किस तरीके से मुहूर्त उसका साधन करना चाहिए। नवीन गृह प्रवेश के लिए जो नक्षत्र दिए गए हैं, मृगशिरा, रेवती, चित्रा, अनुराधा, उत्तरात्रयम, तीनों उत्तरा, क्योंकि स्थिर नक्षत्र है। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, रोहिणी, स्वाति, पुनर्वसु या पुष्य आपके सामने दिख नहीं रहा है, लेकिन पुष्य चूंकि नक्षत्रों का राजा है तो वह भी ग्रहण किया गया है। श्रवण, धनिष्ठा और शतभिषा। और इन नक्षत्रों में उचित वास्तु पूजा, हवन आदि करके, धार्मिक प्रक्रिया पूरी करके और फिर नवनिर्मित गृह में प्रवेश करना चाहिए। और गृह प्रवेश में दूसरा पॉइंट होता है आपका, जब सूर्य उत्तरायण होते हैं, जैसे अर्थात गोचर में मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो गोचर में उत्तरायण हो जाते हैं, और जब वो कर्क में जाते हैं तो वो दक्षिणायन हो जाते हैं। तो उत्तरायण में ज्यादा शुभ कहा गया है। तो जब वो मकर से मिथुन के मध्य होते हैं तब वह शुभ मुहूर्त की संज्ञा होती है। हालांकि दक्षिणायन में भी गृह प्रवेश होते हैं, लेकिन वो पुरातन या ग्रहों के प्रवेश होते हैं, जिन मकानों का रेनोवेशन हुआ है, जो पहले से बने हुए हैं ऐसे मकान। ठीक है, जो एकदम आपने नवनिर्मित शिलान्यास करके बनाया है उसमें दक्षिणायन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ महीने निश्चित हैं, माघ, फाल्गुन, वैशाख, ज्येष्ठ, ये गृह प्रवेश में बहुत शुभ और अच्छे मंगलकारी मास माने गए। इस समय फाल्गुन मास चल रहा है, अभी माघ मास पिछले बार निकला है। चूंकि गुरु शुक्रस्त है इसलिए विवाह इस समय गृह प्रवेश नहीं हो पाए। तो गुरु शुक्र के अस्त में भी गृह प्रवेश नहीं करना चाहिए। जब बृहस्पति और शुक्र अस्त की स्थिति में हो, या बृहस्पति सिंह अथवा मकर राशि में हो, सूर्य मीन राशि में हो, उस समय का त्याग करना चाहिए। तो इस समय बृहस्पति तो शुक्र अस्त हो गए। इस समय पहले बृहस्पति अस्त थे। और क्या हुआ, जैसे धनु राशि में सूर्य आते हैं 14 दिसंबर से 14 जनवरी, वैसे भी वो दक्षिणायन समय रहता है।
और इधर मीन राशि में सूर्य आने वाले हैं अभी चैत्र मास में 14 मार्च से 14 अप्रैल तक। इस समय में ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि मीन राशि के सूर्य का त्याग है। तो यहाँ पर एक अपभ्रंश आता है, लोग कहते हैं पौष मास त्याग दो, चैत्र मास त्याग दो। तो कहीं कहीं चैत्र मास तो ग्राही हो जाता है और पौष मास भी ग्राही हो जाता है मुहूर्तों में, लेकिन वो चूंकि धनु और मीन में सूर्य रहते हैं इसीलिए खर मास होने के कारण वह काल निषेध है। तो यहाँ पर भी सूर्य मीन राशि में है, खर मास हो जाएगा, तो इसको त्यागना चाहिए। अगला पॉइंट कहा गया है कि गृह प्रवेश के लिए प्रयास करें कि ज्यादातर सभी स्थिर नक्षत्र हमको मिल जाए। स्थिर नक्षत्र कौन से हैं? तीनों, उत्तरा और रोहिणी। स्थिर नक्षत्रों में, क्योंकि गृह प्रवेश काय के लिए कर रहे हैं? स्थिरता के लिए। चिरकाल संरक्षणार्थम, चिरकाल निवासार्थम, मैं बहुत समय तक मैं मेरा परिवार, मेरे कुटुंब जन इसमें निवास कर सके और यह भवन सभी को सुख दे सके। तो इसलिए स्थिरता की बात है, इसलिए स्थिर नक्षत्र लिए। और अगर स्थिर नक्षत्र नहीं मिलते तो जो हमारे इसमें मृदु मित्र नक्षत्र कहे गए हैं वे सभी नक्षत्र लिए जा सकते हैं। इसके अलावा भी नक्षत्र ग्रह किए हैं और वो जो नक्षत्र हैं वो है मुख्य द्वार की दिशा के हिसाब से, यानी पूर्व के जो नक्षत्र हैं, अगर पूर्व मुखी है तो पूर्व के हिसाब से, पश्चिम मुखी है तो पश्चिम के हिसाब से, दक्षिण मुखी भवन है तो दक्षिण के हिसाब से, और उत्तर मुखी है तो उत्तर के हिसाब से। आज जानते हैं नवनिर्मित ग्रह में प्रवेश के लिए उनकी दिशा के हिसाब से दिए गए नक्षत्र भी शुभ होते हैं। तो आपका पूर्व दिशा का मकान है, भवन प्रवेश है, पूर्व प्रवेश है, भवन में पूर्व प्रवेश है, तो कृतिका से आश्रय साथ के नक्षत्रों में पूर्व दिशा कही गई है, अर्थात इनके मध्य आने वाले नक्षत्र को आप ले सकते हैं। और मघा से विशाखा तक के नक्षत्रों की दिशा जो है वो दक्षिण दिशा है। तो अगर दक्षिण मुखी भवन है तो उसमें मघा से विशाखा तक के नक्षत्रों को ग्राही किया जा सकता है। पश्चिम दिशा के जो नक्षत्र हैं वो अनुराधा से श्रवण तक है, उनको गिन लीजिए। और अगर आपको पश्चिम दिशा के भवन में प्रवेश करना है तो आपको इन नक्षत्रों के अंतर्गत जो भी नक्षत्र उसमें आएगा, गृह नक्षत्र वही लेने जो गृह प्रवेश के हैं, लेकिन दिशा के साथ उनको सामने बिठाएंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर उत्तर दिशा का प्रवेश है तो धनिष्ठा से भरणी तक के नक्षत्रों की दिशा जो है वो शुभ होती है। इसको कहते हैं वाम वेद विचार। अतः ग्रह के मुख्य द्वार की जो दिशा होती है उस दिशा के नक्षत्र में भी उस घर में प्रवेश के लिए अनुकूल होता है। बात आएगी किन तिथियों में हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। तो तिथियां कही गई हैं द्वितीया, तृतीया, चतुर्थ, पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, नवम, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी और पूर्णिमा। यानी रिक्ता तिथियां छोड़ दी और कुछ विशिष्ट जैसे प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा जो ली गई है प्रतिपदा छोड़ी। तो गृह प्रवेश के लिए इनको अच्छा माना गया है। विशेष करके गृह प्रवेश में मंगलवार को नहीं लेना चाहिए, यानी मंगलवार का त्याग करना चाहिए। कहा तो रविवार के लिए त्याग का भी है, लेकिन ज्यादातर रविवार को भी गृह प्रवेश हो जाते हैं। रवि का उतना दोष नहीं है जितना मंगल का दोष है। और भद्रा और क्रांति सामने यदि है तो उस समय का भी त्याग करना चाहिए कि जिस समय भद्रा हो उस समय प्रवेश न करें। भद्रा के बारे में आपसे पहले बात हो चुकी है कि भद्रा जो है वो दिन की भद्रा दिन में और रात की भद्रा रात में, तो वो कौन से समय की भद्रा ये विचार करते हुए आप उसे करेंगे। अब गृह प्रवेश करते समय लग्न कौन सी ले, इस पर भी विचार आएगा। तो स्थिर अथवा दिशाव राशियों के लग्न। अब स्थिर लग्न कौन सी है, दिशाव कौन सी है? तो वृषभ, सिंह, वृश्चिक, ये स्थिर लग्न है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, 4 लग्न हुई। और दिशाव लग्न है मिथुन, कन्या, धनु, मीन।
यानी इन राशियों की लग्न हो। इसके अलावा जो ग्रह स्वामी के चंद्रमा यानी जो ग्रह प्रवेश कर रहा है, जिसके नाम से भवन है, उसके जन्म के चंद्रमा से या लग्न से तीसरे, छठे, 10वें, 11वें भाव की राशियों के लग्न को ग्रह प्रवेश के लिए शुभ माना गया। यानी किसी की राशि अगर कन्या है तो कन्या से तीसरी कौन सी हुई? कन्या, तुला, वृश्चिक। तो वृश्चिक लग्न उसके लिए शुभ हो जाएगी। कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, कुंभ लग्न शुभ हो जाएगी, मकर शुभ हो जाएगी। तो ऐसे उनकी लग्नों उसकी लग्न से 3, 6, 10, 11 देख सकते हैं आप। तो ये भी शुभ माना गया है। यानी 2-3 प्रकार से आप उसकी लग्न निकाल सकते हैं, लेकिन विशेष करके प्रयास करें कि स्थिर लग्न में हो तो बहुत अच्छा है। कुछ चीजें इसलिए बढ़ाई गई है कि आवश्यकता के आधार पर भी, देश काल पात्र समय की आवश्यकता, इसलिए ये सब चीजें भी उसमें ली जाती है। अब जो लग्न आपने लिए वो लग्न शुभ हो, उसके लिए आप क्या देखेंगे? तो जिस समय गृह प्रवेश कर रहे हैं वो गृह प्रवेश की लग्न में यानी प्रथम भाव में, सप्तम भाव में, दशम, पंचम, नवम, द्वितीय, तृतीय, एकादश भावों में शुभ ग्रह होने चाहिए। इसके अतिरिक्त 3, 6, 11 भाव में पापी ग्रह हो। तो 11वां जो भाव है उसमें पापी ग्रह, शुभ ग्रह दोनों हो सकते हैं। तीसरा भाव जो है उसमें पापी ग्रह, शुभ ग्रह दोनों हो सकते हैं, लेकिन 6वें भाव में केवल पापी ग्रह ही हो सकते हैं, शुभ ग्रह नहीं होने चाहिए। और चौथे और 8वें भाव में कोई ग्रह न हो, ये बहुत अच्छा है। अर्थात चौथे और 8वें भाव में कोई ग्रह नहीं होना चाहिए जब जिस समय ग्रह प्रवेश का जो लग्न निकाला है आपने। और अगर लग्न से वो नहीं होता है तो आप उसे नवमांश से करके देखिए, शुभ नवमांश लेकर के करिए। इसके अलावा कहा गया कि लग्न की राशि ग्रह स्वामी के जन्म चंद्रमा की राशि अथवा लग्न से अष्टम राशि नहीं होना चाहिए। यानी किसी की मेष राशि और वृश्चिक लग्न में प्रवेश कर रहे हैं तो वो अष्टम हो गई, या उसकी लग्न मेष है और वृश्चिक में प्रवेश कर रहे हैं तो अष्टम हो गई। अर्थात चंद्रमा या लग्न से अष्टम लग्न में प्रवेश नहीं करना। इसका भी आपको विचार विशेष करके करना पड़ेगा। जब जन्म कुंडली का लग्नेश, नक्षत्रेश और दशा स्वामी गोचर में निर्बल हो, लग्नेश माने जो भी जातक की लग्न है, किसी की लग्न यदि धनु है और बृहस्पति उसका लग्नेश हो गया और वो गोचर में उस समय कमजोर चल रहा है, जैसे अस्त है या डिग्री बल उसको कम है या नीच राशि में चल रहा है। नक्षत्रेश माने जो जन्म नक्षत्र है, किसी का जन्म नक्षत्र मान लो वृक्षरा है तो नक्षत्रेश कौन हो गया? मंगल। तो मंगल की स्थिति कैसी है? दशा स्वामी जो दशा चल रही है, मान लो शुक्र की दशा चल रही है, दशा स्वामी है शुक्र, गोचर में वो कमजोर तो नहीं है। अर्थात लग्नेश, नक्षत्रेश और दशा स्वामी पीड़ित नहीं हो, निर्बल नहीं हो, उस समय में वह समय भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो गोचर में चंद्रमा पापी ग्रहों से पीड़ित हो तब भी वह अनुकूल नहीं होता। यानी चंद्रमा शनि के साथ, राहु के साथ, मंगल, सूर्य आदि के साथ पीड़ित हो रहा हो तो उसका भी विचार करना। यानी आपको विशेष करके उस समय के गोचर का विचार विशेष करना पड़ेगा। आइए जानते हैं इसमें और कितनी बड़ी बात कही गई है कि ग्रह स्वामी के लिए उत्तम चंद्रमा हो और तारा बल उत्तम हो। तदेव लग्नम सुदनम तदेव ताराबलम चंद्रबलम तदेव विद्याबलम दैवलम तदेव लक्ष्मीपते तेंग्रीवम स्मरामि। यानी ताराबल उत्तम होना चाहिए, चंद्रबल उत्तम होना चाहिए। यानी चंद्रमा 4, 8, 12 नहीं होना चाहिए। और तारा से तात्पर्य क्या है? आप लोग पहले पढ़ भी चुके हैं, जन्म, अनुजन्म, कर्मजन्म और 3, 5, 7 तारा, जो जन्म, जो विपत, प्रत्यरी और बध 3 रूप में जाना जाता है, वह तारा नहीं होना चाहिए। तो ये तो हुआ जातक का स्वयं का एक आवश्यक सत्य है। और यदि कोई पूरे परिवार
कि सदस्यों के लिए ही चंद्र और तारा बल का विचार करता है तो यह अधिकतम स्थिति होगी। एक और इसके अंदर विषय है कुंभ चक्र की शुद्धि। सूर्य द्वारा गोचर यह नक्षत्र, यानी कि सूर्य जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है उस नक्षत्र से 6वें, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें, 13वें, 22, 23, 24, 25, 26, 27वें नक्षत्र में ग्रह प्रवेश करना शुभ मंगलकारी होगा, अर्थात वहां पर कलश चक्र शुद्धि होगी। इसके लिए आपकी पुस्तक में कलश चक्र दिया हुआ है। जो भी आपके पास पुस्तक मूल प्रकरण आदि होंगी या मूल चिंतामणि होंगी, आप देखिएगा। और उस कलश में उसके कंठ में कुछ नक्षत्र हैं, कुछ उसके उदर में है, कुछ उसके नाभि में है। इस तरीके से नक्षत्र रखे गए हैं। उनमें से जो नंबर मैंने दिए हैं गोचरी नक्षत्र से 6वां नक्षत्र, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 22, 23, 24, 25, 26, 27वां यदि नक्षत्र हो रहा है तो यह कलश चक्र की शुद्धि हो रही है, शुभ हो रहा है, और उसमें हम गृह प्रवेश कर सकते हैं। गृह प्रवेश लग्न से गोचर का समय तब भी उसका खाद देखना चाहिए। पूर्वमुखी द्वार वाले घर के लिए सूर्य का गोचर 8, 9, 10, 11, 12 भावों में स्थित हो, यानी आपके लग्न से और सूर्य जो है 8वें, 9वें, 10वें, 11वें भाव में गोचररत हो। दक्षिण मुख वाले भवन के लिए सूर्य का गोचर पंचम में, 6ठे भाव में, 7वें, 8म या 9म भाव में हो। पश्चिम मुखी द्वार वालों के लिए सूर्य का गोचर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे भावों में हो, ऐसे विचार करना। उत्तर मुखी द्वार वाले घर के लिए सूर्य का गोचर 1, 11, 12, 1, 2, 3 भावों में हो तो यह शुभ माना जाता है, मंगलकारी होता है। तो सूर्य का गोचर भी आपको उस समय देखना है। पूर्वमुखी घर में गृह प्रवेश के लिए हमें जो तिथियां लेनी चाहिए वो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा विशेष उनका साम्य होता है। ऐसे तो आप एक दूसरे के साथ परिवर्तन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर पूर्ण रूप से शुद्धि की तरफ जा रहे हैं तो देखिए, अगर ये पूछिए कि पूर्व मुखी है कि पश्चिम मुखी है, अगर पूर्व मुखी भवन है तो पंचमी, दशमी और पूर्णिमा को गृह प्रवेश करिए। दक्षिण मुखी घर है तो उसमें नंदा तिथियां अर्थात प्रतिपदा, छठ और एकादशी ले लीजिए। पश्चिम मुखी गृह प्रवेश है तो भद्रा तिथियां द्वितीया, सप्तमी, द्वादशी ले लीजिए। और उत्तर मुखी गृह प्रवेश है तो जया तिथियां 3, 8, 13 को अच्छा कहा गया है।